हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी लवर्स की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन कुमार। आपके लिए लेकर आया हूं एक और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट विद 125 एमसीक्यू के साथ में। दोस्तों, 125 एमसीक्यू को सोल्व करने का, प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है, इससे आपको एक कंप्लीट प्रिपरेशन का मौका मिलता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया 125 क्वेश्चंस हैं और 125 क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो हमारी पूरी जो मेहनत है वो आपके एक लाइक बटन पर टिकी हुई होती है। वीडियो से संबंधित आपकी कोई भी ओपिनियन होती है तो प्लीज़, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है उसको ज़रूर भेजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बड़े इत्मीनान के साथ में। एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, द फिगर ऑफ स्पीच इज। तो पहला क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीथीसिस। जब दो एंटी मीनिंग जो फ्रेज होते हैं वो आपस में दिए गए होते हैं तो वहाँ पर जो है एंटीथीसिस होता है। तो यहाँ पर मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यू मे एड्रेस द चेयर, द फिगर ऑफ स्पीच इज। तो फ्रेंड्स, यू मे एड्रेस द चेयर। तो चेयर को एड्रेस कर रहे हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ से बहुत ही क्लोजली एसोसिएट होती है तो वहाँ पर होता है मिटोनमी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, द फिगर ऑफ स्पीच इज। कि उसने हमारे लिए एक हैंडफुल सिल्वर बाकी छोड़ा। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है? तो फ्रेंड्स, हैंडफुल ऑफ सिल्वर का मतलब है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के वर्ड्स हैं, वर्ड्सवर्थ के विषय में बोले गए हैं और उनके वर्क से रिलेटेड हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्नगडगी। क्वेश्चन नंबर 4, लीव डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फ्रेंड्स, लीव डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल हो जाएगा पैथेटिक फैलेसी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इंडिया इज ए नोबल गॉर्जियस लैंड टीमिंग नेचुरल वेल्थ, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। क्लियर दोस्तों, इंडिया इज ए नोबल गॉर्जियस लैंड टीमिंग और डॉट 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 नेचुरल वेल्थ, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन के साथ में आपको करेक्ट जो ब्लैंक है उसको फिल करना है। तो फ्रेंड्स, टीमिंग के साथ में आ जाएगा प्रीपोजिशन विद, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर शैल वी मीट, वेयर शैल वी देयर मीट अगेन, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। वेयर शैल वी देयर मीट अगेन। तो फ्रेंड्स, ये विलियम शेक्सपियर का जो मैकबेथ प्ले है उसकी ओपनिंग लाइन है। और ये लाइन दोस्तों मैकबेथ प्ले की जब हमने बता दी कि ओपनिंग लाइन है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैकबेथ इन द फर्स्ट एक्ट ऑफ द फर्स्ट सीन, कि ये जो है मैकबेथ के फर्स्ट एक्ट के फर्स्ट सीन की लाइन है जिस समय तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकबेथ। मैकबेथ के ये फर्स्ट एक्ट के फर्स्ट सीन की लाइन है। क्लियर दोस्तों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में रॉबर्ट सदीप, सर वॉल्टर स्कॉट, विलियम हेजलिट और एसी स्वाइनबर्न। 4 नाम आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा वर्ड्सवर्थ और कॉलेज का कंटेम्प्रेरी नहीं है। नीचे कूट दिया गया है, ऑप्शन ए सही है, 1, 2 एंड 3, मतलब रॉबर्ट सदी, सर वॉल्टर स्कॉट, विलियम हेजलिट तीनों नहीं है, या 2, 3 एंड 4 की सर वॉल्टर स्कॉट, विलियम हेजलिट और एसी स्वाइनबर्न ये तीनों नहीं है, या ओनली 1 रॉबर्ट सदी, या ओनली 4 एसी स्वाइनबर्न। तो विच वन इज करेक्ट? सो गाइज, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली 4। ओनली 4 मतलब एसी स्वाइनबर्न जो है विलियम हेजलिट और एसटी कॉलेज के जो है कंटेम्प्रेरी
नहीं है। चलिए दोस्तों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8. Here are some names of Shakespeare's plays. Which one does not use cross dressing as a device? तो फ्रेंड्स, शेक्सपियर के प्ले के नाम दिए गए हैं जैसे एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर, सिम्बेलाइन, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो इनमें से आपको बताना है कि क्रॉस ड्रेसिंग का जो डिवाइस है वो किस प्ले में यूज़ नहीं होती है। तो ऑप्शन ए एज यू लाइक इट, बी जूलियस सीजर, सी सिम्बेलाइन और डी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूलियस सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच करेक्टर इज एसोसिएटेड विद द अर्थ? शेक्सपियर के प्ले में वह कौन सा करेक्टर है जो अर्थ से जुड़ा हुआ है? शेक्सपियर्स एरियल, शेक्सपियर्स पक। तो फ्रेंड्स, जो एरियल है ये टेम्पेस्ट में जो सुपर नेचुरल पावर्स होती है उसको शो करता है, और जो पक है दोस्तों, पक परी जो है ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम में जो सुपर नेचुरल पावर्स होती है उसको करती है। बट कैलिबन जो है एक ह्यूमन बींग्स है शेक्सपियर के टेम्पेस्ट प्ले में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैलिबन। कैलिबन जो है अर्थ से एसोसिएटेड एक कैरेक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द बुक विच बिगेन एज अर्ली एज 1799 and finished in its version in 1805 but was not published until 1850. This book is, तो फ्रेंड्स कौन सी बुक है जिसको अर्ली 1799 के इनिशियल में जो है लिखना स्टार्ट किया गया था, फिनिश हुई थी 1805 में, बट 1850 में पब्लिश हुई थी। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड। वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड है। और दोस्तों ये जो पोएम है इसको जो वर्ड्सवर्थ ने टाइटल दिया था दोस्तों वो दिया था पोएम टू कॉलेज। आप ऐसे ही मान लीजिए, ठीक है, लिखते हुए चलिए, मैं बता रहा हूँ आपको। वर्ड्सवर्थ ने इसको टाइटल दिया था पोएम टू कॉलेज के लिए दोस्तों। और इनकी सिस्टर थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, उन्होंने इसको टाइटल दिया था ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। और आफ्टर दैट इनकी जो वाइफ थी मैरी हचिनसन, जब इन्होंने इसको पब्लिश किया तो इसको पब्लिश किया था प्रिल्यूड के नाम से। तो ध्यान रखना, वर्ड्सवर्थ ने टाइटल दिया पोएम टू कॉलेज, डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने टाइटल दिया ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, और अल्टीमेटली जब ये पब्लिश हुई तो फ्रेंड्स ये पब्लिश हुई थी प्रिल्यूड के नाम से, जो टाइटल इनकी वाइफ मैरी हचिनसन ने दिया था इसको पब्लिश करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग? करेक्ट स्पेलिंग होगी, अल्केमिस्ट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, विच वन इज करेक्ट? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ALCHEMIST, अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट ALCHEMIST करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिस स्पेल्ड वर्ड बताना। इररिवोकेबल, इररिवोकेबल की स्पेलिंग ठीक है। लोकासियस, लोकासियस की स्पेलिंग भी ठीक है। ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस की स्पेलिंग भी ठीक है। बट दोस्तों पेनासिया की स्पेलिंग सही नहीं है। के लिए पेनासिया की करेक्ट स्पेलिंग होती है PANACEA, पेनासिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, PANECEA, जबकि PANACEA करेक्ट स्पेलिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड आउट द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन। देखिए दोस्तों, करेक्ट पंक्चुएटेड वर्ड जो वर्जन है कौन सा सेंटेंस हो जाएगा। माई सिस्टर सुनीता, देखिए यहाँ पर माई सिस्टर ठीक है, सुनीता ठीक है, हैज़ गॉन टू दिल्ली फुल स्टॉप ये ठीक है। क्लियर दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 14, फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। फ्रेंड्स, डायरेक्ट स्पीच से आपको करेक्ट नरेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको बताना है। डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड टू मी आई वांट टू गो विद यू टुडे। तो फ्रेंड्स सवाल यह है कि व्हाट इज सेड टू, कि सेड टू यहाँ पर क्या है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। क्वेश्चन 15,
द एंटोनिम ऑफ डिफिसिट इज, फ्रेंड डिफिसिट का एंटोनिम बताना है। तो डिफिसिट का अर्थ होता है दोस्तों कमी, किसी भी चीज़ की जो कमी होती है, घाटा होता है, उसको बोलते हैं हम डिफिसिट। ठीक, ऑप्शन ए में दिया गया है शॉर्टेज, जो कि कमी या घाटे को दर्शाता है, तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है डिफिशियंट। तो फ्रेंड डिफिशियंट भी जो है किसी चीज़ की कमी होती है, स्पेशली डाइट से रिलेटेड होता है, ठीक है। और स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मीन्स भी होता है दोस्तों कमी। तो शॉर्टेज, डिफिशियंट, स्कार्सिटी, डिफिसिट के जो है ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन बचता है सी, सरप्लस। तो फ्रेंड्स सरप्लस का मीन्स होता है पूर्ति, किसी भी चीज़ की जो पूर्ति होती है काफ़ी बड़ी मात्रा में, उसको बोलते हैं हम सरप्लस। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। मिसोलॉजिस्ट, मिसोलॉजिस्ट होता है हेटर ऑफ लर्निंग और रीजनिंग, हेटर ऑफ मैनकाइंड, और हेटर ऑफ मेल्स और हेटर ऑफ मैनकाइंड। सबसे पहले हम इस वर्ड का मीनिंग जानेंगे। तो फ्रेंड्स मिस जो अर्थ बना है, मिसो जो शब्द बना है, मिसो बना है दोस्तों मिजन से, ठीक है, मिजन से। ठीक, मिजन मिस होता है हेट करना, मिजन मिस क्या होता है, हेट करना। और लॉगिस्ट जो शब्द बना है दोस्तों वो बना है लोगों से, लॉगस शब्द से, ठीक है। लॉगस का अर्थ होता है स्टडी। तो अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो स्टडी या रीजनिंग करने से हेट करता हो, उसको बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ टिकट्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टडी ऑफ टिकट्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, पीस ऑफ राइटिंग विच इज़ फुल ऑफ प्रेज इज़ नॉन एज। तो फ्रेंड्स राइटिंग का ऐसा पीस जो प्रशंसा से भरा हुआ हो, उसको जाना जाता है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पेनिजेरिक। क्वेश्चन नंबर 19, यूज ऑफ पब्लिक मनी फॉर वंस ऑन बेनिफिट इज। सो फ्रेंड्स पब्लिक मनी को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करना क्या कहलाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पेक्यूलेशन। फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। ही एडवाइज मी टू कीप टू द लेफ्ट, ठीक है, ही एडवाइज मी टू कीप टू द लेफ्ट। ऑप्शन ए, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कीप टू द लेफ्ट। सो फ्रेंड्स ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा, बाकी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कीप टू द लेफ्ट इम्परेटिव सेंटेंस में है, और इम्परेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को एज ए सेंस, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड आदि में बदल देते हैं। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है दोस्तों एंटीसीडेंट की। सो एंटीसीडेंट की करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, ANTECEDENT, ANTECEDENT। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड आउट द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन। सी में चेक किए लेते हैं। देन एट लेंथ पृथ्वीराज गॉट विक्ट्री ओवर हिज एनिमी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एंटोनिम ऑफ कॉर्पुलेंस। दोस्तों कॉर्पुलेंस का एंटोनिम बताना है। ओवरवेट, स्टाउटनेस, स्लैकनेस, स्लेंडर। सो गाइज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्लेंडर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, स्लेंडर। नंबर 24, ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर इज। एक ऐसा पर्सन जो आर्ट और लिटरेचर के प्रति इंडिफरेंट होता है, उसको क्या कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, फिलिस्टाइन। क्वेश्चन 25,
सोमनीलोक्विस्ट इज। सो फ्रेंड्स, सोम का अर्थ होता है नींद, स्लीप से रिलेटेड। और दोस्तों LOQ लोक का मतलब होता है स्पीक से। तो यहाँ पर इस तरह से हम सेंस लगा सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो नींद में बातें करता हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वन हु टॉक्स इन स्लीप। 26 किलिंग ऑफ वंस ऑन सिस्टर इज नॉन एज। सो फ्रेंड्स, कि अपनी ही सिस्टर की हत्या करना क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सॉरीसाइड। सो फ्रेंड्स, पैरीसाइड जो होता है वो पितृ हत्या होता है, मैट्रिसाइड जो होता है मातृ हत्या होता है, और फ्रैट्रिसाइड जो होता है वो भ्रातृ हत्या स्वजनों की हत्या से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट इज लीव विदाउट इंफॉर्मेशन इज। ऐसी लीव जो विदाउट इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्रेंच लीव। 28 चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट करेक्ट। कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है? द मैंगो ट्री इज लेडन विद फ्रूट। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क डी एज योर चॉइस। दिया गया ब्रेड एंड बटर, ए में आर। तो ब्रेड एंड बटर जो है वो सिंगल यूनिट है, और सिंगल यूनिट के साथ में दोस्तों हम आर नहीं इज का यूज़ करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है यहाँ पर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 31 स्टॉर्म इन ए टी कप इज। सो फ्रेंड्स, स्टोर इन ए टी कप इसका मीनिंग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मच यू एंड क्राई ओवर ए लिटिल मैटर। ठीक। 32 मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। अगेन आपको एरर ढूंढना है, और अगर कोई एरर नहीं है तो आप जानते हैं आपको डी को मार्क करना है। हाफ ऑफ द लैंड वाज गिवन to the charity trust, no error. Half of the land was given to the charity trust, no error. So friends, यहाँ पर किसी भी पार्ट में मिस्टेक नहीं है। देखिए हाफ ऑफ दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं है। हाफ ऑफ द लैंड, ठीक है, हाफ जो है एक सिंगल यूनिट के रूप में आया तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आई है, ये भी ठीक है। गिवन मतलब दिया गया है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। चैरिटी ट्रस्ट को दिया गया है, किसी के द्वारा दिया गया है तो पैसिव वॉइस में है, तो इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। चेंज द वॉइस, आई फाउंड द बॉयज स्लीपिंग। ठीक है, आई फाउंड द बॉयज स्लीपिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द बॉयज आर फाउंड स्लीपिंग बाई मी। अगेन वॉइस चेंज करनी है, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। तो वाई का वाई रहेगा, टाइम को सब्जेक्ट बनाएंगे, इज आ जाएगा, ठीक है। वाई इज़ योर टाइम, यहाँ तक भी ठीक है। वेस्टेड बाई यू, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, ये कंटिन्यूस फॉर्म में दिया गया है। जब ये कंटिन्यूस फॉर्म में दिया गया है तो यहाँ पर बीइंग लगना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाई इज़ योर टाइम बीइंग वेस्टेड बाई यू। क्लियर दोस्तों? तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल द ब्लैंक स्पेस। योर बेबी इज स्लीपिंग, प्लीज पुट अ ब्लैंकेट द बेबी। यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का यूज़ आप करेंगे? तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओवर। ओवर का मतलब होता है कि बच्चे के ऊपर से कंबल को उड़ा दो, ठीक। नेक्स्ट इज द पॉजिटिव ऑफ बेटर इज। तो फ्रेंड्स, बेटर का पॉजिटिव क्या होगा? इल, विल, बेस्ट और वेल। तो करेक्ट आंसर इज वेल। 38 फिल इन द 37 व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ कट।
तो फ्रेंड्स कट की जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो सेम होती हैं एज ए प्रेजेंट फॉर्म। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 38 फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल वर्ब। फ्रेंड्स सूटेबल वर्ब के साथ में एक वर्ब को फिल करना है, ठीक है, जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करना है। तो एज ही डॉट डॉट नॉट देयर आई स्पोक टू हिज सिस्टर। तो अब हमको देखिए, अगर दो पार्ट किसी सेंटेंस के दिए गए हैं और पहला कंप्लीट है दूसरे में ब्लैंक है, तो हमें पहले वाले के बेस पे सेकंड वाले को फिल करना है। यदि पहले वाले में ब्लैंक है और सेकंड वाला कंप्लीट है तो फिर हमें सेकंड वाले के बेस पे फर्स्ट वाले को फिल करना है। तो यहाँ पर दिया गया आई स्पोक टू हिज सिस्टर, जो कि पास्ट टेंस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो पास्ट टेंस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। जब सेकंड वाला टेंस पास्ट में होता है तो फर्स्ट वाला टेंस तो ऑटोमेटिकली पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन ठीक बैठता है, फिर ऑप्शन नंबर बी वाज। 39 इफ ही डॉट 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 आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ठीक है, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों, वुड हैव दिया गया है। अब वुड हैव दिया गया है तो वुड हैव कब होता है? जब इफ़ वाली क्लॉज के साथ में हैड और प्लस वी की थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन होता है, तो तब हम जो उसकी सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है, जब उसकी सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है तो उसमें हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इफ़ ही हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ठीक। 40 चेंज द वॉइस आई फाउंड माई सेल्फ बींग लाफ्ड एट बाई द क्लास। ठीक है, आई फाउंड माई सेल्फ बींग लाफ्ड एट बाई द क्लास। ठीक है, तो विच वन इज़ करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए में फ्रेंड्स एट नहीं दिया गया है, जबकि लाफ्ड वर्ब अपने साथ में एट प्रीपोजिशन लेती ही लेती है, और एट ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं दिया गया है। तो एकमात्र करेक्ट ऑप्शन जो बचता है वो बचता है ऑप्शन नंबर सी, आई फाउंड द क्लास लाफिंग एट मी। ठीक है दोस्तों, द नाउन वर्ब इज फ्रॉम द वर्ब। तो फ्रेंड्स नाउन है वर्ब और इससे आपको वर्ब बनानी है। तो वर्ब मीन्स क्या होता है दोस्तों? जाल। वेब मीन्स क्या होता है? जाल। स्पेशली जो स्पाइडर्स जो बुनती है उसको कहते हैं वेब। ठीक, और तो इसकी जो वर्ब फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी वी, WEAVE, वी। 42 फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ब। सूटेबल वर्ब के साथ में आपको ब्लैंक प्रेस को भरना है। ही विल कम इफ़ यू, ही विल कम इफ़ यू। सो फ्रेंड्स इफ़ वाली जो क्लॉज होती है ये क्लॉज या तो सिंपल प्रेजेंट में होगी या फिर सिंपल पास्ट में होगी। ठीक है, और जब दूसरी क्लॉज सिंपल फ्यूचर में होती है तो इफ़ वाली क्लॉज को हम सिंपल प्रेजेंट में ही रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही विल कम इफ़ यू इनवाइट हिम। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। काफ़ी मेहनत लगती है 125 क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने में। 43 एनिस सलीम वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2018-4। सो फ्रेंड्स अनीस सलीम ने साहित्य अकेडमी अवार्ड किस लिए 2018 में जो है जीता था? सो गाइज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स। 44 विच नोबेल प्राइज विनर डाइड ऑन द अगस्त 11, 2018। वह कौन सा नोबेल प्राइज विनर था जिसकी डेथ 11 अगस्त 2018 को हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, VS नायपाल।
45 हु इज़ द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोइट लॉरेट इन इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री में जो फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लॉरेट था वो कौन था? बेन जॉनसन, वर्ड्सवर्थ, जॉन ड्राइडेन और नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जॉन ड्राइडेन। 46 मैच द फॉलोइंग। इधर कुछ जो टाइटल्स हैं वो दिए गए हैं किसी पोइट्स को जो दिए गए हैं, और इधर जो है दोस्तों पोइट्स का नाम दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें से मैच है। जैसे फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडेन को कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश एसे बेकन को कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर इब्सन को कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल डैनियल डेफो को कहा जाता है। तो विच वन इज़ करेक्ट? सो फ्रेंड्स, नीचे कूट दिया गया है ए, बी, सी और डी। ठीक है, ए में ए के अनुसार सभी करेक्ट है, यानी कि जो टाइटल्स दिए गए हैं और जो पॉइंट्स दिए गए वो सारे ठीक है। जैसे फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ड्राइडेन हैं, फादर ऑफ इंग्लिश एसे बेकन हैं, और फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर इब्सन हैं, फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल डेफो है। तो फ्रेंड्स, इसको आप कैसे पता करोगे? देखिए, सभी को पता है कि फादर ऑफ इंग्लिश एसे बेकन हैं, ठीक है, और फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर इब्सन को कहा जाता है। तो ये दोनों तो ठीक है। अब दोस्तों, जब ये दोनों ठीक हैं तो इसमें कहीं पर भी ये चीज़ ऑप्शन नहीं है कि बीच वाले दोनों ऑप्शन ठीक है। केवल एक ही ऑप्शन है कि ऑल आर द करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडेन हैं और फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल भी डेफोए हैं। इस तरह से आप आसानी से अपने क्वेश्चन को जो है आंसर से मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग रिदम, द रिसोर्स ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल्स, राइम, रिपीटिशन ऑफ एंड साउंड, रिफ्रेन, repeated words, phrase, line or lines in a pattern, or scansion, the analysis of the poem's meter. Which one is correct? Option A, all are correct. Option B, first two are correct. Option C, the last two are correct. Or option D, no option is correct. So friends, correct answer is option number A. Again, ऑल आर करेक्ट। रिदम जो है रिकरेंस है स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस लेवल्स का, राइम रिपीटिशन होती है एंड साउंड्स की, और रिफ्रेन जो होता है रिपीटेड वर्ड्स, फ्रेज, लाइन, और जो लाइन होते हैं वो एक पैटर्न के अनुसार उसको रिफ्रेन बोलते हैं, इसलिए ऑल आर करेक्ट। 48 हु रॉट ए ट्रेन टू पाकिस्तान। सो फ्रेंड्स, ए ट्रेन टू पाकिस्तान वर्क हो जाएगा खुशवंत सिंह का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 49 कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू। कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ अर्ली 20th century poets, a group of early 20th century novelists, a group of early 20th century dramatists, or a group of early 20th century critics. Which one is correct? So guys, correct answer is option number D, a group of early 20th century critics. Parable है। So friends, a poem in paragraphs, a book in an epic, a brief tale illustrating some moral, or a cure of paralysis. Correct answer is option number C, a brief tale illustrating some moral values. 51 Ben Jonson wrote a comedy which was performed in 1610 by the King's Men. This is बेन जॉनसन ने कोई कॉमेडी लिखी जिसको 1610 में किंग्स मैन थिएटर में पब्लिश किया गया था, तो यह है। और अभी आगे भी है, दिस कॉमेडी वाज अप्रिशिएटेड बाय कॉलेज फॉर इट्स परफेक्ट प्लॉट, कि कॉलेज ने इस कॉमेडी को अप्रिशिएट किया था इसके परफेक्ट प्लॉट के लिए। तो यह
मतलब कौन सी कॉमेडी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन सी, अल्केमिस्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 52, हु ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स बिलोंग टू द फ्लैशी स्कूल ऑफ पोएट्री? So friends, correct answer is option number D, D.G. Rossetti. 53, Virginia Woolf, John Maynard Keynes, E.M. Forster and Lytton Strachey belong to? So friends, ये सब कहाँ से बिलोंग करते थे? So correct answer is option number B, the Bloomsbury Group. नेक्स्ट है बीट राइटर्स। सो फ्रेंड्स, बीट राइटर्स जो थे उन्होंने किस समय लिखा? ए, रॉट इन 1950s, रॉट इन 1940s, रॉट इन 1960s, रॉट इन 1980s। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रॉट इन 1950s। ब्यूकॉलिक रेफर्स टू, फ्रेंड्स ब्यूकॉलिक रेफर्स करता है। ऑप्शन ए, द पोइट्स हु रोट इन प्रेज ऑफ वाइन। ऑप्शन बी, द पोइट्स हु रोट पास्टरल पोएट्री। ऑप्शन सी, द पोइट्स हु इमिटेड पोप। और ऑप्शन डी, द पोइट्स हु इमिटेटेड वर्ड्सवर्थ। विच वन इज करेक्ट? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द पोइट्स हु रोट पास्टरल पोएट्री। हु इज नॉन एज द पोइट्स पोइट? तो फ्रेंड्स, पोइट्स का पोइट किसको कहा जाता है? मिल्टन, जॉन ड्राइडेन, एडमंड स्पेंसर, टी.एस. इलियट। सो दोस्तों, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एडमंड स्पेंसर। बीट जनरेशन इज अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड राइटर्स हु केम टू द prominence into the 1950 find out the beat poet. So friends, वह पोइट कौन से थे? एलन गिन्सबर्ग, पॉप, विटमैन और फॉरेस्टर। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एलन गिन्सबर्ग। 58, to use another person's thoughts राइटिंग्स एज वंस ऑन इज कॉल्ड। सो फ्रेंड्स, किसी दूसरे व्यक्ति के पर्सन्स जो थॉट होते हैं उनको राइटिंग में लिखते समय अपने बना लेना, उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेजियरिज्म। उसको क्या बोलते हैं? प्लेजियरिज्म, यानी लिटरेचर की जो थेफ्ट होती है उसको प्लेजियरिज्म बोलते हैं। 59, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज ए फ्रेज कॉइन्ड बाय। तो फ्रेंड्स, विलिंग सस्पेंशन ऑफ बिलीफ जो फ्रेज था वो कॉलेज के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों, वो जो उनकी पोएम है लीच गैदरर, उस पोएम में उन्होंने इसको दिया था। 60, द चौसरियन स्टेंजा और राइम नॉवल कंप्राइजेस। सो फ्रेंड, चौसरियन स्टेंजा या राइम नॉवल में कितनी लाइंस होती हैं? तो करेक्ट आंसर इज 7 लाइन। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग और री स्टेटिंग एनी मटेरियल इन ए टेक्स्ट that might be considered offensive to some readers. It is known as blue stork, carpe diem, Kayism or Baudelaireism. Which one is correct? Correct answer is option number D, Baudelaireism. Ben Jonson's name is associated with। सो फ्रेंड, बेन जॉनसन का नाम जो है किस लिए जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। आज़ादी इज़ ए पॉपुलर नॉवल ऑफ। सो फ्रेंड्स, आज़ादी जो है एक पॉपुलर नॉवल है। सो दोस्तों, खुशवंत सिंह, सलमान रश्दी और अमिताभ घोष और चमन नाहल। विच वन इज़ करेक्ट?
तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चमन नहाल। 64. The Pulitzer Prize for Fiction is given to an American author preferably dealing with contemporary reality, American life, British life, or Wessex life. Correct answer is option number B, American life. What is बारोक? बारोक क्या है? तो बारोक का दोस्तों मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों बारोक होता है एक स्टाइल होता है लिखने का, उसको बारोक बोलते हैं। (66) कंसीडर द फॉलोइंग। सो फ्रेंड्स कुछ कोट्स दी गई हैं यहाँ पर, ये और आगे उनके जो क्रिटिक्स हैं उनका नाम दिया गया है। जैसे पहली कोट्स है एन अपस्टार्ट क्रो रॉबर्ट ग्रीनी, द सोल ऑफ द एज बेन जॉनसन, और डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ द फेम मिल्टन, द वंडर ऑफ आवर एज बेन जॉनसन। तो दोस्तों ये जो सारे स्टेटमेंट हैं ये किसके लिए रेफ़र किए जा रहे हैं? अबाउ स्टेटमेंट्स आर बीइंग रेफर्ड टू, ये किसको रेफ़र किए जा रहे हैं? तो फ्रेंड्स जैसा कि एन अपस्टार्ट क्रो से ही आप समझ गए होंगे कि रॉबर्ट ग्रीन ने किसके विषय में कहा था? विलियम शेक्सपियर के विषय में कहा था। तो डेफिनेटली सी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है (67) कंसिडर द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट इन्फिडेल, कॉलेज ऑन इयागो, और ऑप्शन बी मोटिवलेस मैलिग्निटी, डॉडेन ऑन इयागो। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट थे ये किसने दिए थे इयागो के विषय में? ठीक है, 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, और डी नीदर ऑफ इज़ करेक्ट। सो विच वन इज़ करेक्ट? सो दोस्तों करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नीदर ऑफ देम इज़ करेक्ट, कि इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। अब इनमें से कोई सा भी सही क्यों नहीं है दोस्तों? देखिए जो एब्सोल्यूट इन्फिडल है, एब्सोल्यूट इन्फिडल जो है ये डॉडेन के द्वारा दिया गया था इयागो के लिए। तो और जो मोटिवलेस मैलिग्निटी है दोस्तों ये दिया गया था कॉलेज के द्वारा, यानी कि इन दोनों को जो है पलट दिया है। जो इयागो के द्वारा दिया गया है उसको डॉडेन के द्वारा लिख दिया गया है, और जो डॉडेन के द्वारा दिया गया था उसको इयागो के द्वारा लिख दिया गया है। सॉरी, इयागो के विषय में तो बोले गए हैं, मतलब जो कॉलेज ने बात बोली थी उसको डॉडेन के लिए लिख दिया है, और जो डॉडेन ने लिखी थी उसको कॉलेज के लिए लिख दिया है। तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नीदर इज़ करेक्ट। तो इसको करेक्ट करना है तो डॉडेन को ऊपर रखिए और कॉलेज को रखिए नीचे, यानी ए मोटिवलेस मैलिग्निटी जो है ये कॉलेज ने बोला था, और एब्सोल्यूट इन्फिडेल जो बोला था वो डॉडेन ने बोला था। Here are mentioned the names of the 2 plays of Shakespeare. The Tempest spoken by Prospero, As You Like It spoken by Rosalind, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द प्ले और प्ले दैट हैज़ और हैव प्रोलॉग इज़ आर, कि क्या इन में से किसी एक में या दोनों प्ले में जो है दोस्तों प्रलोग है, और जो करैक्टर्स आगे दिखाए गए हैं क्या वो उनके द्वारा बोला जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम। इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। अब इनमें से कोई भी आंसर दोस्तों सही क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ही प्ले में जो दोस्तों प्रलोग नहीं है, एपिलॉग है। ठीक है, दोनों ही प्ले में क्या है? प्रलोग नहीं है, एपिलॉग है। ठीक, तो जहाँ पर जो ये प्रलोग दिया गया है इसको आप एपिलॉग कर दीजिए। तो दोस्तों ये जो टेम्पेस्ट में प्रेस्पेरो के द्वारा बोला जाता है, और एज यू लाइक इट में रोजलिन के द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट इज, हेयर इज द लिस्ट ऑफ द पॉपुलर सीन्स दैट अपीयर इन
सक्सेस प्ले द नेम ऑफ द प्लेस आर मेंशन इन ब्रैकेट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शेक्सपियर के प्ले के कुछ नाम दिए गए हैं और साथ ही साथ दोस्तों दिए गए हैं उनके सीन। तो कौन कौन से सीन या कौन सा सीन करेक्ट है ये बताना है। जैसे बालकनी सीन रोमियो एंड जूलियट, होवल सीन किंग लियर, और ईव्स ड्रॉपिंग सीन लव्स लेवल लॉस्ट, और द शिपरेक सीन द टेम्पेस्ट, विच आर करेक्टली मैच्ड। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्टली मैच्ड। बालकनी सीन रोमियो एंड जूलियट में होता है, होवल सीन किंग लियर में है, और ईव्स ड्रॉपिंग सीन लव्स लेवल लॉस्ट में है, द शिपरेक सीन जो है टेम्पेस्ट में है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Here are characters with their beloved wives. The name of the place are written before them. Find the incorrect one. Find the incorrect one. चलिए इनकरेक्ट वन को तो हम पढ़ते पढ़ते ही पता कर लेंगे। देखिए, मिड समर नाइट ड्रीम, लाइसेंडर विद हर्मिया, तो ये तो करेक्ट है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, बर्ट्रम विद हेलेना, ये भी ठीक है। 12th नाइट ओरलैंडो विद रोजालिन, जो गैनीमीड के अपने आप को डिस्गाइज किए होते हैं। तो दोस्तों ये सही नहीं है, क्योंकि 12th नाइट प्ले में ओरलैंडो और रोजालिन दोनों ही कैरेक्टर नहीं है। दोनों ही कैरेक्टर कहाँ है दोस्तों, ये एज यू लाइक इट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं दोस्तों। सिम्बलिन में पोस्थमस विद इमोजिन, तो ये भी ठीक है। तो दोस्तों कौन सा इनमें से सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। तो ओनली ऑप्शन 3 इज नॉट करेक्ट। 71 द नेम्स ऑफ द प्लेस इन विच कॉमिक करेक्टर्स अपीयर आर गिवन ए फाइंड द इनकरेक्ट वंस। अगेन आपको बताना है कि किस प्ले में कौन सा कॉमिक करेक्टर है और कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे लेंसलेट गोबो, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, निक बॉटम, मिडसमर नाइट ड्रीम, टच स्टोन, 12th नाइट, और ट्रिनक्लो द टेम्पेस्ट। और यहाँ पर हो जाएगा पुट में ऑप्शन नंबर बी, ओनली 3 इज़ इनकरेक्ट। बिकॉज टच स्टोन दोस्तों 12th नाइट में करेक्टर नहीं है। जो टच स्टोन नाम का कॉमिक करेक्टर है वो एज यू लाइक इट प्ले में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बड़े आराम से इसको पढ़ना है। मैं आपको करेक्ट आंसर इसका बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा कि ये जो सभी कॉर्ड्स हैं ये एक्यूरेसी के साथ में दी गई हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here are some characters from the Merchant of Venice. Find the incorrect one. फ्रेंड्स, मर्चेंट ऑफ वेनिस से कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं। इनकरेक्ट कैरेक्टर को आपको बताना है। एंटोनियो द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बेसिनियो फ्रेंड ऑफ एंटोनियो, लोरेंजो इन लव विद जेसिका, शाइलॉक ए जू, पोर्शिया ए रिच हेयर्स, नेरिशा वेटिंग मेड टू पोर्शिया, जेसिका वाइफ ऑफ शाइलॉक। सो फ्रेंड्स इनकरेक्ट यहाँ पर क्या है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ओनली 7। क्योंकि जेसिका सो जो है शाइलॉक की वाइफ नहीं, शाइलॉक की डॉटर है। ठीक, जेसिका शाइलॉक की वाइफ नहीं है, शाइलॉक की डॉटर है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 74 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शेक्सपियर। शेक्सपियर के विषय में कौन कौन से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ठीक है या ठीक नहीं है। शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564, ये बात तो ठीक है। ही वाज बैप्टाइज इन होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन ऑन वेडनेसडे 26 अप्रैल 1564, ये भी ठीक है। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन इज द मेन टाउन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, ये भी ठीक है। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट?
सो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हो जाएगा 1, 2 एंड 3 कि यहाँ पर जो सारी कोट्स है वो एकदम करेक्ट हैं। It is Shakespeare's poem. It is an allegorical elegy. It is about the ideal love. This poem is included in Robert Chester's Love's Martyr, 1601. This is the description of Shakespeare. So friends, ये टोटल जो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऊपर दिया गया है ये शेक्सपियर के किस पोएम के विषय में दिया गया है। ऑप्शन ए फिनिक्स एंड टर्टल, बी पैसिनेट पिलग्रिम, C. A lover's complaint, D. The rape of Lucrece. So friends, correct answer is option number 1, the phoenix and the turtle. 76. Shakespeare critics with their works are given here, which is are correctly matched. शेक्सपियर के क्रिटिक्स के कुछ नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन से नाम जो है करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट है। देखिए अब बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छे से बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। तो रॉय वॉकर, द टाइम इज़ फ्री 1949 में, CD नरसिम्हा, शेक्सपियर्स केम टू इंडिया, लाइनॉल चार्ल्स नाइट यानी एलसी नाइट, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, A.W. पोलार्ड, शेक्सपियर्स फाइट विद द पायरेट्स। सो कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं या कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए ओनली 1 यानी कि रॉयल वॉकर द टाइम इज़ फ्री 1949 में सही है। ओनली 2 CD नरसिम्हा शेक्सपियर्स केम टू इंडिया सही है, या सभी ठीक है या सभी गलत है। ठीक, आई होप कि आपने अपना आंसर जज कर लिया होगा। अगर जज कर लिया है तो मैच कीजिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी से मैच होना चाहिए। ये सभी करेक्ट है। अगर ऑप्शन नंबर सी से मैच होता है तो योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 77. Thou art a monument without tomb, and art alive still, while the book doth live, and we have wits to read and pray to give. These lines are from the poem To the Memory of My Beloved Mr. William Shakespeare, and what he had left us. This poem is from the pen of. तो फ्रेंड्स अच्छी खासी रामायण लिख दी है और इस तरह के क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। सो दोस्तों ये जो लाइन है ये सारी जिस पोएम की यहाँ पर बात हो रही है, तो पोएम जो है किसके पेन से लिखी गई है। वर्ड्सवर्थ, जॉनसन, मिल्टन, टेनिसन। सो दोस्तों करेक्ट आंसर इज बेन जॉनसन। 78. Here mention the names of the speakers with their quotes from Shakespeare's Hamlet. Find the incorrect one. दोस्तों शेक्सपियर के कुछ करेक्टर्स हैं और उनकी द्वारा जो बोली गई सोलिलोकीज है या जो कोट्स हैं उनको दिया गया है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी कोट्स इनमें से इनकरेक्ट है जो किसी एक के द्वारा नहीं बोले थे। तो हमें सारी कोट्स को 1 by 1 स्टडी करना होगा और जहाँ पर भी इनकरेक्ट कोट्स आएगी हम उसको आपको बता देंगे। पहला है फ्रालिटी दाई नेम इज़ वुमेन। हेमलेट के द्वारा एक्ट 1 सीन 2 में बोली जाती है, तो करेक्ट है। नीदर ए बोरोवर नॉर ए लैंडर बी। होरेशियो के द्वारा एक्ट 1 सीन 2 में बोली जाती है। दोस्तों जहाँ तक मुझे याद है ये कोट्स होरेशियो के द्वारा नहीं बोली जाती है, ये कोट्स दोस्तों बोली जाती है ये पोलोनियस के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, ये कोट्स जो है पोलोनियस के द्वारा बोली जाती है, तो ये कोट्स से इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आगे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने कूट को देख लेते हैं। तो दोस्तों कूट में ऑप्शन ए में दिया गया है ओनली 1 इज़ करेक्ट, बी में दिया गया है ओनली 2 इज़ करेक्ट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ओनली 2 इज़ करेक्ट। चलिए फिर भी जो बाकी की कोट्स हैं हम उनको भी एक बार चेक किए लेते हैं। नीदर ए बोरोवर नॉर ए लैंडर बी, ये
होरेशियो के द्वारा बोली जाती है एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में। टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन हेमलेट के द्वारा एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में बोली जाती है। द रेडीनेस इज़ ऑल हेमलेट के द्वारा ही एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में बोली जाती है। द रेस्ट इज साइलेंस ये भी कोर्स हेमलेट के द्वारा ही बोली जाती है, एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड में बोली जाती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी को छोड़ते हुए बाकी जो सभी ऑप्शन है वो ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी ओनली 2 इज करेक्ट। व्हाट इज लव इन आइडलनेस इन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम? मिडसमर नाइट ड्रीम में दोस्तों लव आइडलनेस क्या है? ए रोमांटिक नॉवल, ए नेम गिवन टू एन ओपेरा, ए नेम गिवन टू द फ्लावर और ए नेम गिवन टू अ मैजिकल रिंग। विच वन इज करेक्ट? विच वन इज करेक्ट? तो ऑप्शन सी, ए नेम गिवन टू द फ्लावर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। लेट अस बी sacrificers but not butchers. कैश हु इज द स्पीकर? सो फ्रेंड्स वो कह रहा है कि लेट अस बी sacrificers but not butchers. कैश, तो ये किसके द्वारा बोली जाती है? कैसियस, ब्रूटस, एंटोनी और लैपिडस। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रूटस। 81. Here given some quotes from the Wordsworth poem, find the correct one. So friends, वर्ड्सवर्थ की कुछ कोट्स दी गई हैं उनकी पोएम्स से, तो आपको बताना है कि कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक दोस्तों, सेम इसी तरह के क्वेश्चन 2016 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जहां पर एस्पायरेंट्स बहुत सारी गलतियां कर कर आए थे कि वो कहता है कि कौन सी इनकरेक्ट है। बस वो ये देख लेते कि कोट्स है और वर्ड्सवर्थ की पोएम से है या शेक्सपियर के जो करेक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड है, और बस एक दो ऑप्शन को देखा और उसी को बस टिक कर दिया, जबकि वो पूरे क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक, चलिए चेक के लेते हैं। व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, लाइन्स रिटन इन स्प्रिंग 1798। 2. द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, माई हार्ट लीव्स अप 1802। Shakespeare unlock his heart is called not the sonnet, getting and spending table turned. So friends, अब हम चलेंगे रिवर्स में। रिवर्स में चलते हैं, देखते हैं कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 को हम सबसे पहले देखेंगे, गेटिंग एंड स्पेंडिंग द टेबल टर्नड। दोस्तों गेटिंग एंड स्पेंडिंग ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि गेटिंग एंड स्पेंडिंग जो है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से ली गई है, तो एक तो ये दोस्तों इनकरेक्ट हो जाती है। चलिए और चेक किए लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में होगा शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट स्कॉन नॉट सोनेट से, तो ये तो ठीक है। बी द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, माई हार्ट लीप्स अप, ये भी ठीक है। और व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, लाइन्स रिटन इन स्प्रिंग, तो दोस्तों ये भी ठीक है। तो इसलिए 84 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, ओनली 4 इज़ इनकरेक्ट। ध्यान रखिए इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ओनली 4 इज़ इनकरेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 82. These are some quotes of poets about a poet. Who is the poet? One of the chief glorious of English poetry, Arnold. So friends, a lost leader Browning, a moral Shelley, और egotistical sublime Keats। तो ये दोस्तों लाइनें किसके विषय में कहा गई है? तो देखिए, लॉस्ट लीडर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने किसको बोला था? विलियम वर्ड्सवर्थ को। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑल द ऑप्शंस करेक्टली। आपको जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन जो है, सभी ऑप्शन जो है करेक्टली पता हो।
अगर दोस्तों आपको इस तरह के जैसे देखिए कोई कोट्स यहाँ पर दी गई है, पूछा गया कि कोट्स किसके विषय में बोली गई हैं, तो अगर इनमें से आपको एक भी पता है, अगर इनमें से आपको एक भी पता है तो आप आसानी से अपने आंसर को जज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लॉस्ट लीडर वाली कोट्स है, ये बहुत ही फेमस कोट्स है ब्राउनिंग की, और सबको पता है कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोली गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। These are the views of a poet about poetic diction and theory of poetry. Who is this poet? There is neither is nor can be any essential difference between the language of the prose and metrical composition about poetic diction. Every great poet is a teacher. I wish to be considered as a teacher or nothing. Wordsworth about himself. A poet is a man speaking to man about poet. Poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings and it takes its origin from emotions recollected in tranquility. About poetry. So friends, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इतनी देर में तो क्वेश्चन को भी थोड़ा सा जो है आउट ऑफ माइंड हो जाता है। तो these are the views of a poet about poetic diction and theory of poetry. Who is the, देखिए ये सारे विचार हैं एक पोइट के पोइटिक डिक्शन के विषय में और जो पोइट्री की थ्योरी है उसके विषय में। तो ये किसके द्वारा बोले गए हैं? सो फ्रेंड्स देखिए, ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोली गई कोट्स है, और यहाँ पर तो ये बात बोली दी गई है कि ए ग्रेट पोइट इज़ ए टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज ए टीचर और नथिंग, वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ। और ए पोइट इज़ ए मैन स्पीकिंग टू मैन, ये भी वर्ड्सवर्थ की लाइन है। और पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस, दोस्तों ये भी वर्ड्सवर्थ की लाइन है। तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर जो पोइट हो जाएंगे वो विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएंगे। दिस पोएम इज वर्ड्सवर्थ लिरिकल पब्लिश्ड इन 1807। इट सीम्स टू बी more a vision than a piece of imagination. Wordsworth gets the idea of composing this poem when he passes through a field where he sees a highland girl. तो फिर देखिए यहाँ से इसको अंडरलाइन कर लीजिए, when he passes through a field where he sees a highland girl। और दोस्तों हाईलैंड गर्ल को वो कहाँ पर देखते हैं, किस पोएम में देखते हैं, आगे जानने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम आगे इसको रीड करें। शी सीम्स टू बी सिंगिंग इन ए गैलिक, कि वो गैलिक लैंग्वेज में गा रही है। तो अब तो क्लियर होगा, इट है 32 लाइन्स विद 4 स्टेंजा, ठीक है, कंसिस्टिंग 8 लाइन्स ईच। तो फ्रेंड्स ये पोएम सॉलिटरी रीपर की बात हो रही है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ वर्ड्सवर्थ पॉपुलर सोनेट्स। इट इज़ ए क्रिटिसिज्म of the materialistic outlook of the people getting and spending। देखिए getting and spending यहाँ पर आएगा, have become the chief concern in life। the poets like to be pagan। तो दोस्तों पैगन की बात आ गई कि पोइट पैगन बनना चाह रहा है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग की बात आ गई है, और सो दैट ही में रिमेन टच विद नेचर। तो दोस्तों बहुत 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 ही सुंदर लाइन है, और ये लाइन अभी हमने ऊपर बताया था आपको कि लाइन ली गई है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 86 नो पोएम ऑफ माइन वाज कंपोज अंडर circumstances more pleasant for me than this। Wordsworth says this about one of his poems named the poem। तो दोस्तों कि कोई भी मेरी पोएम ऐसी सर्कमस्टेंसेस के अंडर में नहीं लिखी गई है जो मुझे ज़्यादा खुशी प्रदान कर सके। तो ये वर्ड्सवर्थ अपनी किस पोएम के विषय में बात कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज टिंटन एबे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 87 वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन। सो फ्रेंड्स वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770। और उनकी डेथ कब हुई थी दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो दोस्तों मैं आपके कमेंट का बेसब्री से कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। ध्यान रखिए जितने व्यूज उतने कमेंट होने चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में वर्ड्सवर्थ की डेथ को लेकर।
जितना कुछ आप लिख देंगे समझ लीजिए उतना आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है। दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको शायद जो अदर्स टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो पेड क्लासेस में भी ना दे रहे हों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया है यहीं से। तो इस क्वेश्चन को मैं दोस्तों स्किप कर रहा हूँ। वर्ड्सवर्थ डाइड ऑफ प्लेजरी एंड वाज बरीड एट ग्रासमेर चर्चयार्ड, ही डाइड ऑन। तो फ्रेंड्स उनकी जो डेथ थी वो कब हुई थी? ठीक है, 88 क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर बताना है, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और इस वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड्सवर्थ की डेथ कब हुई थी। 89 वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ट अवे बाय। तो दोस्तों वर्ड्सवर्थ के ब्रदर की जो डेथ हुई थी, जिनका नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ, वो हुई थी शिपरैक के द्वारा। नेक्स्ट है लोडामिया इज़ ए। तो फ्रेंड्स लोडामिया है ऑप्शन सी ए नैरेटिव पोएम। माइकल इज ए पास्टल पोएम दैट प्रेजेंट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ ए शेफर्ड। माइकल, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन? तो फ्रेंड्स माइकल के जो सन का नाम है वो होता है ल्यूक। वर्ड्सवर्थ मेंशन अबाउट बर्न्स एंड चेटरटन। तो दोस्तों बर्न्स एंड चेटरटन का जो मेंशन आता है वो होता है रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस डे में। और इसी पोएम को हम किस नाम से और जानते हैं? लीच गैदर से जानते हैं। 93 नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? पील कैसल, टू मिल्टन, डैफोडिल्स, नन ऑफ दीज, विच वन इज करेक्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पील कैसल। नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, ये लाइन पील कैसल से ली गई हैं। 94 द पोएम Elegiac stanza was suggested by a picture of Peel Castle in Storm painted by। तो दोस्तों ये सभी जो है मतलब पील कैसल में स्टॉर्म पेंटेड बाय सर जॉर्ज बोमेंट, राफेल, माइकल एंजेलो, और नन ऑफ दीज, विच वन इज करेक्ट? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 सर जॉर्ज बोमाउंट। 95 The language of poetry is a selection of the real language of man in a state of vivid sensations, whose opinion is this? तो दोस्तों ऐसी opinion तो डेफिनेटली से वर्ड्सवर्थ की ही हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर्स क्वेश्चंस नंबर 96 to 100। 96 से 100 क्वेश्चन जो है वो इस छोटे से पैराग्राफ पर बेस होंगे। तो इस पैराग्राफ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आसानी से और उसके बाद में इन क्वेश्चंस को पढ़िए। ठीक है, ये यहाँ पर जो पैराग्राफ है ये कंप्लीट हो चुका होता है, शिव खेड़ा के द्वारा इसको लिखा गया है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। तो फ्रेंड्स पैराग्राफ के अनुसार इम्पोर्टेंट क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कन्विक्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। पीपल हु डोंट टेक एनी स्टैंड आर द पीपल। तो दोस्तों ऐसे पीपल जो किसी तरह का भी कोई भी स्टैंड नहीं रखते हैं, नहीं लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सेंस कन्विक्शंस। आप इस पैराग्राफ को आराम से पढ़ना, ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों ये करना, ठीक है। एक चीज़ और दोस्तों, तो ये यहाँ पर विद नहीं विदाउट आना चाहिए था, ठीक है। जो ऐसे पीपल जो किसी भी तरह का स्टैंड नहीं लेते हैं दोस्तों, वो पीपल कैसे होते हैं? विदाउट कन्विक्शन होते हैं, ठीक।
98. There is one word which is used in the sense of injure or kill by running over. So friends, injure or kill by running over, the word is happens, conviction, run over, run up. Which one is correct? तो ऑप्शन सी रन ओवर इज करेक्ट. 99. What is one of the important secrets to success? ठीक है, सक्सेस का जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उनमें से एक है ऑप्शन ए, बी फॉर समथिंग इज करेक्ट. 100. Which is incorrect? Which is incorrect? Be a part of the solution, be the part of the problem, or don't become the part of the problem, or have conviction and take a stand. Which one is correct? So friends, correct answer हो जाएगा be the part of the problem. ये सही नहीं है. हमें सॉल्यूशन का पार्ट बनना चाहिए, हमें किसी भी प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनना चाहिए, और हमें कन्विक्शन के साथ में अपना स्टैंड लेना चाहिए. तो ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं. जो इनकरेक्ट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा बी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. दोस्तों 101 से 105 अगेन एक छोटा सा पैसेज दिया गया, बहुत छोटा सा पैसेज है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का है. इसको भी आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए या हल्के से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आराम से तसल्ली से पढ़िए और फिर मेरे बताए गए आंसर के साथ में अपने आंसर को दोस्तों मैच कीजिए. ठीक है. व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिपील गिवन इन द पैराग्राफ? तो दोस्तों रिपल का पैराग्राफ में क्या एंटोनिम दिया गया है? सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अट्रैक्ट. 102. ए कैटेगरी ऑफ थिंग्स distinguished by some common characteristics or quality. One word for this is given in this paragraph. This word is. तो a category of things disguised by some common characteristics or quality. इसके लिए पैराग्राफ में एक वन वर्ड दिया गया है और उसको बोलते हैं दोस्तों काइंड. The meaning of the old phrase birds of the feather flock together is. तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ही अच्छी सी कहावत है, आपने बचपन से पढ़ी होगी. तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल ऑफ द सेम शॉर्ट और विद द सेम टेस्ट एंड इंटरेस्ट विल बी फाउंड टुगेदर. कि ऐसे व्यक्ति जो सेम प्रकार के होते हैं, जिनका सेम टेस्ट होता है और सेम चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, वो हमेशा साथ साथ पाए जाते हैं. ठीक है. वन 104. व्हाट इज एम्फेसाइज इन द पैराग्राफ? तो पैराग्राफ में जो एम्फेसाइज किया गया है वो क्या है? लॉ ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ डिस्ट्रैक्शन. सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. What type of people are dangerous? ठीक है, किस तरह के पीपल जो है डेंजरस होते हैं? पीपल विद नेगेटिव एटीट्यूड आर ऑलवेज डेंजरस. तो ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड्स वाले व्यक्तियों के साथ में रहना है. कंसिडर द फॉलोइंग कोट्स, फाइंड द इनकरेक्ट वन. द फॉरबिडन ट्री, पैराडाइज लॉस्ट. ठीक है, इनकरेक्ट वन को फाइंड करना है. ध्यान रखना, मैंने गोला कर दिया है. इनकरेक्ट वन. ठीक है, इनकरेक्ट वन. ठीक. द फॉरबिडन ट्री, पैराडाइज लॉस्ट. ठीक है. व्हाट इन मी इज ए डार्क इल्यूमाइन, पैराडाइज लॉस्ट. जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, पैराडाइज लॉस्ट. व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, तो पैराडाइज अगेन. तो दोस्तों ये गलत है. व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ये स्टेटमेंट भी पैराडाइज लॉस्ट से ही लिया गया है. ये स्टेटमेंट भी जो है पैराडाइज लॉस्ट से ही लिया गया है. तो विच वन इज़ करेक्ट? तो ऑप्शन बी, ओनली 4 इज़ करेक्ट. क्लियर दोस्तों?
Let's move to the next question. 107. Consider the following statement about Milton. Find out the correct statement or statements. मिल्टन के विषय में स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से जो सही स्टेटमेंट्स हैं उसको आपको फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। जैसे हिज पोइट्री एक्ट्स लाइक एन इनकेंटेशंस, मैकाले ने कहा था। मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, जॉनसन ने कहा था। मिल्टन वाज ए पैशनेट मैन हु लिव्ड इन ए पैशनेट टाइम, जॉन कैम्पबेल ने कहा था। और मिल्टन वाज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग, विलियम ब्लेक ने कहा था। तो सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन 108 कॉमर्स 1634 इज मिल्टन्स मास्क और मास्क। इट्स सबटाइटल इज द ट्रायम्फ ऑफ वर्च्यू। It is a mask in honor of chastity. It is the first presented on the Michaelmas 1634 before John Egerton, first Earl of Bridgewater at Ludlow Castle, in celebration of the Earl's new post as Lord President of Wales. The poem is a victory of virtue upon vice. It is a story of two brothers and their sisters who requested Milton to write this mask. So friends, ओवरऑल क्वेश्चन यही है कि जो कॉमर्स मिल्टन का मास्क के रूप में जाना जाता है, इसका सबटाइटल होगा द ट्रायम्फ ऑफ द वर्च्यू। ठीक है, इसको जो है किस राइटर ने उनको लिखने के लिए बोला था मिल्टन को। ठीक, तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेनरी लॉस। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये स्टोरी जो है टू ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स की है। ठीक, चलिए लुडलो कैसल में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट जो भी हैं वो दे दी गई हैं। आई थॉट इट बेस्ट टू बी ट्रेवलिंग फॉर अम्यूजमेंट अब्रॉड while my fellow citizens were fighting for liberty at home. Whose statement is this? I thought it best to be traveling for amusement. ठीक, तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये स्टेटमेंट है जॉन मिल्टन का। 110 Dryden's The State of Innocence is the dramatization of। ड्राइडेन का जो स्टेट ऑफ इनोसेंस है वो ड्रामाटाइजेशन है। पैराडाइज रिगेन, पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगोनिस्ट और नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पैराडाइज लॉस्ट। 111 मतलब 111 He is famous at the Lady of Christ College. He is a man of middle stature with auburn hair and oval face, with grey eyes and a fair complexion. Name the poet on the basis of these clues. So friends, ये सभी क्लोज के बेस पे अगर हम पोइट की बात करेंगे तो ये मिल्टन की बात हो रही है। 112 द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, हुज लाइन इज दिस। कि लॉर्ड की जो स्पिरिट है वो मेरे ऊपर है, ये लाइन दोस्तों बोली थी विलियम जॉन मिल्टन ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज बिगिन ऑन। तो दोस्तों ये कब शुरू किया गया था? क्रिसमस डे 1628। देखिए इसको पता करने का सबसे आसान तरीका है कि वर्ष जो मिल्टन की जो बर्थ हुआ था वो 9 दिसंबर 1608 को हुआ था, और जिस समय उन्होंने इसको लिखना प्रारंभ किया था उस समय उनकी एज थी 21 ईयर्स। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही बनता है, क्रिसमस डे 1629। ठीक है फ्रेंड्स, चीज़ों को अगर आप एक दूसरे से रिलेट करके देखेंगे तो चीज़ें बहुत लंबे टर्म तक आपके माइंड में रहेंगी और आसानी से आप अपने आंसर को जज कर पाएंगे। In his doctrine and discipline of divorce and tetrachordon,
मिल्टन रेप्यूटेट्स। तो फ्रेंड्स, डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स एंड जो टेट्राचॉर्डन उनके जो स्पेशली जो लेख थे उसमें उन्होंने किस चीज़ को खारिज किया? मैरिज, लव, रोमांस, सेक्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मैरिज। 15. Who commented on Milton saying this man cuts all us, this man cut us all out and the ancient too, कि इस व्यक्ति ने सभी को कट कर दिया, सभी को काटता है, हमें भी जो हम सब हैं और जो प्राचीन जो हुए हैं इससे पहले के उनको भी। तो ये कथन किसने कहा था? मिल्टन के विषय में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्राइडेन। द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो इज, एल एलेग्रो का मीनिंग हो जाएगा तो द जॉयस और हैप्पी मैन, द मेलनकली और सैड मैन, द हेवनली मैन, आफ्टर डेथ, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द जॉयस और हैप्पी मैन। और इसी की एक कंपेनियन पोएम है दोस्तों, इल पेंसेरोसो, जिसका मीनिंग होता है ए अनहैप्पी मैन। ठीक है ना? Which poems of Milton are joyous, almost Elizabethan in character? ठीक है, poems written after the blindness, poems written during World War, Houghton poems or none of these. Which one is correct? Correct answer is Houghton poems. It is a Galsworthy's play. It is based on the racial prejudice of the Christians against the Jews. It deals with the problem of anti-Semitism in aristocratic societies. This is the description of the Galsworthy's. तो फ्रेंड्स ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है ये गैल्सवर्दी के किस प्ले की है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉयल्टीज 1922। कंसिडर द फॉलोइंग कोट्स फ्रॉम गैल्सवर्दीज वर्क्स, फाइंड आउट द करेक्ट वंस। तो दोस्तों ये कुछ कोट्स जो है दी गई हैं और इनमें जो है आपको करेक्ट कोट्स को जो है फाइंड करना है। ठीक है। सोसाइटी इज बिल्ट ऑन मैरिज मैरिज एंड consequence, foresight saga, we have to love because we love loving, a bit of love, the world is not ruled by power and the fear which power produce, it's ruled by love। तो दोस्तों विच वन इज करेक्ट? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल आर करेक्ट। कि ऊपर जो दी गई तीनों कोट्स हैं ये तीनों ही कोट्स एकदम सही हैं। 120 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फाइंड आउट द करेक्ट वंस। ठीक है, करेक्ट वन दोस्तों बताना है। स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं, दैट्स द कैपिटल, ए वाइट फेस, स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर, रॉबर्ट्स इन स्ट्राइप, ए वुमन डेड एंड द टू बेस्ट मैन बोथ ब्रोकन। ठीक है दोस्तों, बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है 125 क्वेश्चन को रिकॉर्ड करते करते। चलिए करेक्ट आंसर मैं दोस्तों बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑल आर करेक्ट। विच प्ले ऑफ गैल्सवर्दी डील्स विद द inadequacy of the administration of justice and the attitude of different types of the people towards an escaped prisoner। तो दोस्तों जब भी एस्केप वर्ड आ जाएगा तो ध्यान रखना कि लाइन जो है फिर एस्केप से ही ली गई है। नेक्स्ट है, आई रीड इन वेरियस चैम्बर, प्रैक्टिस ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक माई प्रोफेशन थोरोली। ये कथन किसके है कि मैंने बहुत सारे चैम्बर्स को मतलब बहुत सारे चैम्बर्स पर जाकर पढ़ा लेकिन मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की
और मैं अपने प्रोफेशन को पूरी तरह से डिसलाइक करता था। तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉर जॉन गेल्सवर्दी। द ओनली वन ऑफ द मिल्टन्स कंटेम्परेरीज टू बी मैंशन बाई नेम इन पैराडाइज लॉस्ट इज। तो शेक्सपियर के जो कंटेम्परेरी थे, एक नाम उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में दोस्तों मेंशन किया है, वो नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा गैलीलियो। 124 हेयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लोजेट ड्रामा, फाइंड द ओल्ड वन। यहाँ पर कुछ क्लोजेट ड्रामा के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आपको ओल्ड वन फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी में रहा है ये ओनली 2 टॉमस हार्डीज डायनेस्ट्स जो है ये क्लोजेट ड्रामा नहीं है। नेक्स्ट वन दोस्तों 125 मोलोच, क्लेम्स, बेलियल एंड थेम्स आर द कैरेक्टर्स हु अपीयर इन। तो फ्रेंड्स मोलोच मतलब बेलियल, मोलोच, क्लेम्स, बेलियल एंड थेम्स जो कैरेक्टर हैं दोस्तों, ये मिल्टन के पैराडाइज रिगेन में मिलेंगे, मिल्टन के सैमसन एगोनिस्ट्स में मिलेंगे, पैराडाइज लॉस्ट में मिलेंगे, या सभी गलत हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में ये मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी पूरी मेहनत आपके एक लाइक बटन पर टिकी हुई है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद में लगता है कि हमने आपके लिए कुछ मेहनत की है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एक लाइक आपको देना है और अपने केवल 2 दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।